Assalamu alaikum everyone. You are watching Juris Tales and this is me कायनात फातिमा। आज हम पास पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस इज़ द क्वेश्चन। इसमें बेसिकली डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं जिसमें आर्टिस्टिक वर्क, कॉपी, कॉपीराइट, रिप्रोडक्शन एंड फोटोग्राफ, ये बेसिकली ये तमाम जो डेफिनेशंस हैं, ये जो तमाम वर्ड्स हैं, ये कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर डिफाइंड हैं। तो हम उसी के मुताबिक इनको समझेंगे। इन कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 के सेक्शन 2 के अंदर आर्टिस्टिक वर्क को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इस ब्लैक कलर में, ये एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ आर्टिस्टिक वर्क्स बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर जहाँ कहीं भी आर्टिस्टिक वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब यही तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा हम किसी और अप्रोच की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, मतलब ये ऑर्डिनेंस के ऊपर यही डेफिनेशन अप्लाई होगी। मे बी अगर हम जनरली उस टर्म की मीनिंग देखें तो वो कोई और फर्दर एक्सटेंड रखती हो, बट कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर यही हम इसकी मीनिंग लेंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर कोई पेंटिंग है या कोई स्कल्पचर है या फिर कोई ड्राइंग है, ठीक है, अब इस ड्राइंग के अंदर, अब इस ड्राइंग को इसने फर्दर बाकायदा तौर पर डिफ़ाइन किया हुआ है। हम ड्राइंग का मतलब यही तमाम चीज़ें लेंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ हम इसके अंदर नहीं ले सकते। तो इस ड्राइंग के अंदर एक डायग्राम आ जाती है, मैप आ जाता है, चार्ट आ जाता है और प्लेन आ जाता है। अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आप देख सकते हैं मैंने नीचे पिक्चर्स आपको प्रोवाइड की। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और साथ में अब इनग्रेविंग एंड फोटोग्राफ, ये भी तमाम चीज़ें आर्टिस्टिक वर्क के क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, इनग्रेविंग बेसिकली आप तराश कर, यानी कि किसी चीज़ को, किसी मेटल को खोद कर उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं आप, तो इसको इनग्रेविंग कहा जाता है। एंड फोटोग्राफ जो हम किसी डिवाइस के थ्रू क्लिक करते हैं, ठीक है, उसको हम फोटोग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, ये कह रहे हैं कि भले अब वो जो बनाई गई है, वो जो आर्ट वर्क बनाया गया या क्लिक किया गया, क्रिएट किया गया है, भले वो आर्टिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स रखता हो, भले वो आर्टिस्टिक क्वालिटी रखता हो या ना रखता हो, स्टिल हम उसको आर्टिस्टिक वर्क कहेंगे। यानी कि आप कोई अपनी जजमेंट पेश नहीं कर सकते कि ये तो इतनी कोई ख़ास चीज़ ही नहीं है कि इसको हम आर्टिस्टिक वर्क बोलें या ना बोलें। ठीक है, भले वो कैसी भी दिखने में हो, चाहे वो कैसी भी अपीयरेंस रखती हो, बट अगर वो कोई स्कल्पचर कहला रहा है, वो कोई ड्राइंग कहला रही है, वो कोई फोटोग्राफ है या कोई भी वो पेंटिंग है, तो हम उसको आर्टिस्टिक वर्क कहेंगे, भले उसके अंदर इतनी खूबियाँ हों या ना हों। ओके, सो अनदर वर्ड वी हैव कॉपी। ये बेसिकली कॉपीराइट ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 के क्लॉज H(a) के अंदर डिफाइंड है। इसके अंदर बेसिकली कहा जा रहा है कि आपका कोई भी वर्क जब आप उसको किसी मेथड के थ्रू फिक्स्ड कर दें तो उसको आप कॉपी कहते हैं। यानी कि उस मटेरियल ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर आपने अपने वर्क को फिक्स कर दिया है, और उस मटेरियल ऑब्जेक्ट को आप कभी भी यूज़ कर मतलब उसको देख सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या कुछ भी उसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं, यानी कि शो कर सकते हैं, तो इसको हम कॉपी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके माइंड के अंदर एक स्टोरी आई, ठीक है, और आपने उसको लिख दिया, तो अब आपने क्या कर लिया, उस वर्क को जो आपके माइंड में आइडिया था आपने उसको कॉपी कर दिया है। या आपने आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं और अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, तो अभी वो कोई अपीयरेंस नहीं रखता, लेकिन जैसे ही आपने उस वीडियो की क्रिएशन कर दी है, ठीक है, आपने इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर उसकी क्रिएशन कर दी है और आपने उसको सेव कर लिया है, तो अब आपने उस वर्क की कॉपी कर ली है। यानी कि सिंपली अगर आपने अपने वर्ड्स को प्रिंट कर दिया है या आपने किसी डिवाइस के अंदर स्टोर करवा दिया है, चाहे वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट हो या चाहे वो कोई डिजिटल फाइल ही क्यों ना हो, वो कॉपी कहलाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव कॉपीराइट। ये बेसिकली कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है और इसके भी फर्दर 3 सब सेक्शंस हैं। ठीक है, ये थोड़ी लेंदी, मतलब इसकी डेफिनेशन थोड़ी लेंदी हो सकती है क्योंकि इसकी काफ़ी सारी डिटेल है और उसको डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। ओके, सो सब सेक्शन 1 के भी फर्दर 4 क्लॉजेस हैं, A, B, C एंड D। तो सबसे पहले क्लॉज A के अंदर कहा जा रहा है
यहाँ बेसिकली लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूज़िकल वर्क से रिलेटेड बात की जा रही है, यानी कि इनके केसेस के अंदर बस इसी को ही पर्टिकुलरली डिफ़ाइन किया जा रहा है। बेसिकली सब सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर उन एक्सक्लूसिव राइट्स को डिफ़ाइन किया जा रहा है जो एक कॉपीराइट बेसिकली एक अथॉरिटी को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर क्लॉज ए के अंदर बताया जा रहा है कि या तो वो पर्सन जो ओनर है, एक्चुअल ओनर है, वो खुद ये तमाम एक्सक्लूसिव राइट्स रखता है या फिर वो किसी और को ऑथोराइज़ कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर बताया जा रहा है कि अगर इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूज़िकल वर्क एक अथॉरिटी या तो वो खुद या फिर वो किसी और को ऑथोराइज़ करे कि वो उस वर्क के पास क्या पावर रखता है कि उस वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर रिप्रोड्यूस से क्या मुराद है, यानी कि आप किसी वर्क को किसी एक मोड से दूसरे मोड के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है, बट वो स्टिल वही अपना अपीयरेंस रखे, उसी क्वालिटी रखे उसी वर्क की। जैसे कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो आर्टिस्टिक वर्क है तो वो आर्टिस्टिक वर्क ही रहे, ऐसा ना हो आर्टिस्टिक वर्क सिनेमेटोग्राफिक वर्क बन जाए। ऐसा ना हो कि वो कोई एक प्ले ड्रामा था, ठीक है, और वो आप उसको कन्वर्ट कर दें लिटरेरी वर्क के अंदर। ठीक है, अब ये अडेप्टेशन कहलाएगी। इसके अंदर फ़र्क है, रिप्रोड्यूस के अंदर एंड अडेप्टेशन के अंदर फ़र्क है। रिप्रोड्यूस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेंटिंग ड्रॉ की है एंड उस पेंटिंग को आप कन्वर्ट कर दें किसी स्कल्पचर के अंदर, ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल से आप 3 डायमेंशनल की तरफ ले जाएं, लेकिन स्टिल दोनों चीज़ें, चाहे वो स्कल्पचर भी एंड वो पेंटिंग भी, दोनों आर्टिस्टिक वर्क ही कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई म्यूज़िकल वर्क है, वो किसी डिवाइस के अंदर स्टोर्ड है एंड उसको आप कॉपी कर कर किसी और डिवाइस के अंदर स्टोर करवा दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका अब आपने क्या कर दिया, उस मटेरियल फॉर्म को चेंज कर दिया। ठीक है, वो इस सीडी में था तो आपने उस सीडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तो सिंपली ये क्या, ये रिप्रोड्यूस कहलाएगा। फर्दर इसकी डिटेल के लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं कॉपीराइट ऑर्डिनेंस का, जिसके अंदर मैंने सारी डेफिनेशंस को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर पब्लिश से रिलेटेड बात की जा रही है, यानी कि उन अथॉरिटीज़ को एक और एक्सक्लूसिव पावर दी जा रही है कि उस वर्क को वो पब्लिश कर सकते हैं। अब बेसिकली पब्लिश से मुराद क्या है कि आप उस वर्क की मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर और उनको पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि पब्लिक जो है उस वर्क को देख सके, पढ़ सके और इस तरह से उसको यूज़ कर सके। थर्ड जो पावर दी जा रही है वो दी जा रही है कि उस वर्क को वो पब्लिक के सामने परफॉर्म भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो ड्रामेटिक वर्क है या कोई भी वो किसी भी तरह का स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, उसको परफॉर्मेंस वो जाके किसी पब्लिक के सामने कर सकता है, या कोई सॉन्ग है, ठीक है, वो सिंग कर सकता है पब्लिक के सामने, ये भी उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, कोई और जिसके पास ये कॉपीराइट मौजूद नहीं होते वो ये तमाम काम नहीं कर सकते, ये ओनली वही अथॉरिटी कर सकती है जिसके पास कॉपीराइट्स हैं, यानी कि जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। अब यहाँ पर उस वर्क की ट्रांसलेशन से रिलेटेड बात की जा रही है कि उस वर्क की जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, ये भी उसी पर्सन के पास राइट होता है कि उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब वो ट्रांसलेटेड वर्क जो है उसको किस तरह से पब्लिश करना है, अगर वो परफॉर्म करने वाला वर्क है, ठीक है, कोई ड्रामेटिक वर्क है, उसको किसी और लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है या फिर उसको रिप्रोड्यूस करना है फ्रॉम वन मीन टू इनटू अनदर, तो ये तमाम भी राइट्स उसी कॉपीराइट होल्डर के पास होते हैं। फिफ्थ राइट दिया जा रहा है कि उस वर्क को अगर किसी सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर यूज़ करना है तो इसकी इजाज़त भी वही पर्सन देता है। ठीक है, वो या तो खुद यूज़ कर सकता है, फिर वही पर्सन जो कॉपीराइट होल्डर है वो किसी और को ऑथोराइज़ कर सकता है। यानी कि इससे मुराद क्या है, अगर किसी ने कोई म्यूज़िकल वर्क यानी कि किसी ने कोई गाना गाया, ठीक है, अब वो अलाउ कर सकता है कि उसके गाने को किसी मूवी के अंदर यूज़ किया जा सके या ना किया जा सके, ये तमाम पावर्स उस कॉपीराइट होल्डर के पास आती हैं। बेसिकली यहाँ पर रिकॉर्ड से मुराद होता है किसी साउंड्स को आप किसी फिक्स मीन के अंदर स्टोर करवा दें तो वो जो फिक्स्ड मीन है, ठीक है, यानी कि वो जो डिवाइस है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ साउंड्स इन्वॉल्व होती हैं, इसके अंदर कोई सिनेमेटोग्राफिक वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है। सिक्स्थ अथॉरिटी दी जा रही है कि वो जो पर्सन है उसके पास पावर है कि वो अपने वर्क को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। ब्रॉडकास्ट से मुराद है यानी कि वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकता है, ठीक है, या फिर वो पब्लिक के सामने उसको लाउड स्पीकर के ऊपर डिलीवर कर सकता है या किसी और मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, यानी कि पब्लिक के सामने उसको डिलीवर कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अब 7th पॉइंट हमें बताया जा रहा है कि उस वर्क की अडेप्टेशन अगर करनी है तब भी उसी पर्सन के पास राइट है। अडेप्टेशन से मुराद है कि किसी एक वर्क को किसी दूसरे वर्क के अंदर कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल लिटरेरी वर्क है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो किसी सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर, यानी कि
कोई नॉवेल किसी पर्सन ने लिखी है, अब आप उसको कन्वर्ट करो एक मूवी के अंदर, तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ वर्क है। अब यहाँ पर 8 पॉइंट में बताया जा रहा है कि ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर उन तमाम पॉइंट्स के अंदर कोई एडेप्टेशन भी हुई है, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक जितने भी ऊपर राइट्स बताए गए, जितने भी मतलब फॉर्म्स बताए गए हैं, अगर उनके अंदर एडेप्टेशन हुई है तो उन तमाम एडेप्टेशन के ऊपर भी उसी कॉपीराइट होल्डर का राइट है। अब 9th पॉइंट के अंदर यहाँ पर एक और उसका राइट बताया जा रहा है कि अपने उस कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर रेंट्स अगर उसने वसूल करने हैं तो वो भी वो खुद ही कर सकता है, ठीक है, या फिर वो किसी और को ऑथराइज़ करेगा, यानी कि उसकी अथॉरिटी के परमिशन के बगैर कोई और उसके वर्क के ऊपर रेंट्स वसूल नहीं कर सकता। नाउ क्लॉज बी। अब क्लॉज बी के अंदर यहाँ पर आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड बात हो रही है कि अगर कोई पर्सन आर्टिस्टिक वर्क को ओन करता है तो उसके पास ये तमाम राइट्स हैं, या फिर वो किसी और को ऑथोराइज़ कर सकता है क्या क्या करने के। सबसे पहला पॉइंट कि वो उनको ऑथोराइज़ कर सकता है कि उसके आर्टिस्टिक वर्क को वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मटीरियल फॉर्म के अंदर, ठीक है, यानी कि अगर पेंटिंग है तो उसको कन्वर्ट कर दें स्कल्पचर के अंदर, ठीक है, स्टिल वो आर्टिस्टिक वर्क ही रहेगा, इसको हम रिप्रोड्यूस करेंगे, ना कि एडेप्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिश दी वर्क, यानी कि उस वर्क को पब्लिश यानी पब्लिक के सामने उसको पेश कर सकता है, ठीक है। नंबर 3, उस वर्क को सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर अगर यूज़ करने का राइट भी उसी कॉपीराइट होल्डर के पास है या फिर ऑथोराइज पर्सन के पास है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि अगर उसके वर्क को टेलीविज़न पे शो करना है तो वो भी ये राइट उसी ऑनर के पास है या फिर उस ऑथोराइज पर्सन के पास है। इवन उसके अंदर अगर एडेप्टेशन लेकर आनी है, उस आर्टिस्टिक वर्क को एडेप्ट करना है, तब भी उसके पास राइट है, यानी कि अगर किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग के करेक्टर को वो यूज़ करना चाहता है अपनी किसी मूवी के अंदर, तो ये एडेप्टेशन कहलाएगी, या फिर वो उस पेंटिंग को अपनी मूवी के अंदर शो करना चाह रहा है तो ये एडेप्टेशन कहलाएगी, ठीक है। या फिर फर्दर यहाँ पर 6th पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 4th तक जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उसके अंदर भी कोई अडेप्टेशन आ जाती है, ठीक है, उन पर भी उन फर्दर जो अप्रोचेस आगे बढ़ रही हैं उनके अंदर भी उसी अथॉरिटी के राइट्स आ जाते हैं, वही कंट्रोल करेगी जो एक्चुअल जो फर्स्ट बेसिकली ओनर था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसने वीडियो अपनी एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है, और वो टेलीविज़न पे अपलोड की गई है, ठीक है, टेलीविज़न पे टेलीकास्ट की गई है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, उस टेलीविज़न पे जो वो वीडियो बेसिकली दिखाई जा रही है, वो वीडियो भी, ठीक है, वो जो टेलीविज़न पे दिखाई जा वो वीडियो भी इसी पर्सन से बिलोंग करती है, उस वीडियो को भी इवन किसी और फर्दर सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर या किसी और मतलब एडेप्टेशन के थ्रू उसको कन्वर्ट करके यूज़ नहीं किया जा सकता विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, इससे पर्सन से इजाज़त लेना लाजमी होगा जो एक्चुअल होल्डर है। नाउ क्लॉज सी। अब क्लॉज सी के अंदर सिनेमेटोग्राफिक वर्क से रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पर उस पर्सन के क्या राइट्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहला राइट कि अगर उसको वर्क की कॉपी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो ये उसी पर्सन के पास राइट है, या फिर वो ऑथोराइज़ कर सकता है किसी और को, कॉपी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर बेसिकली उस सिनेमेटोग्राफिक वर्क को पब्लिश करने की बात की जा रही है, उसको पब्लिक को शो करने की बात की जा रही है कि अगर उस सिनेमेटोग्राफिक के विजुअल्स पब्लिक को दिखाए जा रहे हैं या फिर उसके अंदर मौजूद जो साउंड्स हैं वो तमाम पब्लिक को मतलब सुनाई दे रही हैं, यानी कि एक गेट ओपन किया जा रहा है जिसके थ्रू पब्लिक सुन सकती है और देख सकती है, तो ये तमाम राइट्स भी उसी ओनर के पास हैं। अगर पब्लिक को दिखाना है या सुनाना है तो ये तमाम राइट्स भी उस पर्सन के पास हैं, वही अलाउ करेगा या वो खुद करेगा। थर्ड पॉइंट के अंदर रिकॉर्ड से रिलेटेड बात की जा रही है कि फॉर एग्जांपल उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर कोई ऐसा साउंड ट्रैक है या कोई सॉन्ग है या कोई डायलॉग्स वगैरह हैं और उसका सिर्फ साउंड एक्सट्रैक्ट करके रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करवाया जाए, तो ये भी सिर्फ उसी होल्डर के जो ओनर है उस कॉपीराइट होल्डर जो है उसी के पास ये राइट्स है। वो या तो किसी को अथॉरिटाइज करेगा या फिर वो खुद करेगा, कोई पर्सन उसकी परमिशन के बगैर उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क से साउंड ट्रैक्स को एक्सट्रैक्ट करके रिकॉर्ड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। फोर्थली उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क को अगर ब्रॉडकास्ट भी करना है तब भी यही उस ओनर के पास ही राइट्स हैं, कोई और पर्सन उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। ब्रॉडकास्ट से मुराद है यानी कि वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड नहीं कर सकता। फिफ्थली जो बेसिकली उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर जो भी रेंटल्स वगैरह वो खुद या तो वसूल करेगा या फिर वो किसी को जिसको ऑथोराइज़ करेगा सिर्फ वही रेंट्स वसूल कर सकता है, उसके अलावा कोई और पर्सन उसकी परमिशन के बगैर रेंट्स वसूल नहीं कर सकता उसके वर्क के ऊपर।
नाउ क्लॉज डी के अंदर रिकॉर्ड से रिलेटेड बात की जा रही है। अब यहाँ पर ओनर्स को क्या क्या राइट्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहला उसको राइट दिया जा रहा है कि वो अपनी सेम रिकॉर्डिंग को किसी और रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करवा सकता है, सेव कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक सीडी है तो उसको दूसरी सीडी के अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर एक डीवीडी या डीवीडी से लेकर वो सीडी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, या फिर वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर कर सकता है, किसी और फाइल के अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर सकता है इसके रिकॉर्ड के स्टोरेज को। अब सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि अब इस रिकॉर्ड को यूज़ करने की पावर बताई जा रही है कि अगर सिनेमेटोग्राफिक वर्क के बैक पर, यानी कि उसके साउंड ट्रैक्स के अंदर इसको, अगर इस रिकॉर्ड को अगर यूज़ करना है, तब भी इस पर्सन के पास ही राइट है। वो किसी और को, या तो वो खुद यूज़ कर सकता है, फिर वो किसी और को अथॉरिटी दे सकता है। यानी कि अगर किसी ने इस रिकॉर्ड को बेसिकली अपनी सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर यूज़ करना है, तो फर्स्टली वो आकर ओनर से इजाज़त देगा। सो थर्ड पॉइंट में बेसिकली एक और राइट बताया जा रहा है कि अगर पब्लिक के सामने उसको पब्लिश करना है, सिंपली कि पब्लिक उसको हेयर कर सके, तो ये भी उसी पर्सन के, उसी ओनर के पास राइट है। एंड देन फोर्थली, अगर उस रिकॉर्ड को ब्रॉडकास्ट करना है, तब भी उसी अथॉरिटी के पास, उसी ओनर के पास राइट है उसको ब्रॉडकास्ट करने का, या फिर उससे परमिशन लेकर, यानी कि अगर वो ऑथोराइज किसी को करता है तो वो कर सकता है इसको ब्रॉडकास्ट। अदरवाइज़ कोई और विदाउट परमिशन ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकता इसके रिकॉर्ड्स को। नाउ सबसेक्शन टू के अंदर बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर वो जो जितना भी वर्क है उसका अगर कोई एक स्पेसिफिक पार्ट भी, ठीक है, चाहे वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड हो उस वर्क की, या अडेप्टेशन से रिलेटेड हो, या उस, यानी फर्दर उसके कोई एक पर्टिकुलर पार्ट भी, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन का वर्क है एंड देन उसने अडेप्टेशन की है उस वर्क के अंदर, एंड देन उस अडेप्टेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट भी है, तब भी उसके ऊपर भी वही सेम कॉपीराइट्स अप्लाई होते हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। यानी कि उसी पर्सन के पास अथॉरिटी है, उसी से ही परमिशन लेकर यूज़ किया जाएगा। नाउ सबसेक्शन थ्री के अंदर बेसिकली अब बताया जा रहा है अब यहाँ पर उस डेटा से रिलेटेड बताया जा रहा है कि एक डेटा के ऊपर किसके कॉपीराइट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई पर्सन किसी डेटा को यूज़ कर और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर अरेंज कर देता है, तो अब उस अरेंजमेंट के ऊपर कॉपीराइट्स एग्जिस्ट करेंगे, ना कि उस डेटा के ऊपर, ठीक है। अगर उस डेटा को कोई और यूज़ करना चाहता है तो यूज़ कर सकता है, बट उसकी उस अरेंजमेंट को यूज़ नहीं कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस तो कर चुके हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे पहले तो बताया जा रहा है लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क से रिलेटेड। अगर इनको किसी एक मोड के अंदर स्टोर करवाया गया, अब उस मोड के अब दूसरे किसी मोड के अंदर इसको स्टोर करवाया जा रहा है, ठीक है, किसी और रिकॉर्ड फॉर्म में इसको स्टोर करवाया जा रहा है, तो हम इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। सिंपली किसी वर्क को हम कॉपी के अंदर स्टोर करवाएं तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन एंड कॉपी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। रिप्रोडक्शन बेसिकली प्रोसेस है उसको कन्वर्जन का, उसको स्टोर करवाने का, जबकि कॉपी उस डिवाइस को, उस मोड को कहा जा रहा है जिसमें वो स्टोर हो चुकी है। ये कॉपी बेसिकली आफ्टर, जब ये स्टोरमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसको स्टोर कॉपी बोलेंगे, जबकि जब ये प्रोसेस किया जा रहा है, उसको कन्वर्जन की जा रही है, इसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और फर्दर आगे बताया जा रहा है आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड बात की जा रही है कि इसको वन डायमेंशन से किसी और डायमेंशन में कन्वर्ट करना, इसको हम आर्टिस्टिक वर्क को रिप्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क बोलेंगे, ठीक है। वही अगेन कि एक पेंटिंग है उसको स्कल्पचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। और अगर आपको अभी भी ये बात समझ नहीं आई है, कॉपी, रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन का डिफरेंस समझ नहीं आया है, तो आप मेरे लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने हर चीज़ क्लियरफाई करवा दी है। ओके, नाउ लास्ट डेफिनेशन भी है फोटोग्राफ। बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है फोटोग्राफ जो है इसके अंदर फोटो लिथोग्राफ्स भी आ जाते हैं। यानी कि लिथोग्राफ्स हमने देखा था ये क्या चीज़ थी। ये बेसिकली एक स्टोन के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर हम इंक्स को इंजेक्ट करके कोई मतलब बनाए, कोई प्रिंट ड्रॉ करें, उसको हम फोटोग्राफ कहते हैं। और अब यहाँ पर आगे ये बात बताई जा रही है कि अगर आप किसी सिनेमेटोग्राफिक वर्क के थ्रू आपने कोई उसका पार्ट, ठीक है, उसको आपने उसको फोटोग्राफ किया है, तो वो अब इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। फोटोग्राफ किसी आप डायग्राम किसी आप डिवाइस के थ्रू आप उसको क्लिक करते हैं, उसको फोटोग्राफ कहा जाता है। और इवन वो लिथोग्राफ भी हो सकता है, बट सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर का अगर कोई पिक्चर क्लिक की गई है तो उसको हम फोटोग्राफ नहीं कंसीडर करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और फर्दर आप क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।